और अब जबकि लॉकडाउन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि लॉकडाउन 1 जब शुरू हुआ, यानी कि 21 मार्च के बाद से अब तक की तस्वीर किस तरीके से रही है, क्या बदलाव हुए हैं, अगर वो संक्रमण को रोकने की दिशा में उठाए गए कदम हो वो कहां तक कारगर और कितने कमजोर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देश में मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस वक्त अर्थव्यवस्था की जो हालत थी और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए जो कदम उठाए गए, जो छूट दी गई, जो रियायतें दी गई उद्योगों को, वो कितनी कारगर रही हैं और आगे किस तरीके से बढ़ी हैं, उसको भी समझेंगे। और साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए कदम, वैक्सीन या फिर उसके इलाज को लेकर जो नए प्रयास हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। आर.के. श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। जयंत दासगुप्ता हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर सौरभ मित्तल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन एम्स से। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीवास्तव सर, आपसे जिस तरीके से हमने लॉकडाउन 1 का जब अनाउंसमेंट किया गया और आज जब लॉकडाउन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसकी गाइडलाइंस हमारे सामने हैं, किस तरीके से देखते हैं स्वास्थ्य सर्विसेज की शुरुआत को, संक्रमण रोकने की दिशा में उठाए गए कदमों को, और आज जहां पर खड़े हुए हैं? देखिए, तकरीबन 45 दिन का टाइम गुजरा है और इस दौरान 2 बार ये लॉकडाउन जो बढ़ा है वो 2 चीजें बताता है। एक तो बताता है लॉकडाउन की नेसेसिटी और दूसरा बताता है एक प्लानिंग का रोल कि कितने टाइम तक इससे हमें समुचित लाभ मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें जो बताता है, अगर हम इस आधार पे 2 बार बढ़ाए हुए लॉकडाउन को देखें तो हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमने आउटकम एक्सपेक्ट करे थे लॉकडाउन 1 से वो हम पार्शियली अचीव कर पाए। जो हमने लॉकडाउन 2 के अंदर अचीव करने की कोशिश करी थी उसको भी हम पार्शियली अचीव कर पाए। और हम आज की तारीख में एज फार एज द ब्रेकिंग ऑफ द ट्रांसमिशन चेन इज कंसर्न और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द रिस्पॉन्स इज कंसर्न इन द हॉस्पिटल, उन दोनों के दिशा के अंदर डेफिनेटली काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना हमें तेजी से अपेक्षित था शायद उतना नहीं बढ़ पाए। अगर हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें अपने डाटा से, तो हमारे डाटा ये बताते हैं कि ये सही है कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। पिछले लॉकडाउन जो के बाद से हम काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। अब उस लॉकडाउन के अंदर जो भी हमारे फायदे हुए हैं उनको हम नंबर से नाप सकते हैं। वो नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर मृत्यु दर क्या है। हमारी मृत्यु दर अभी स्टेशनरी चल रही है, उसी लेवल पे चल रही है जिस लेवल पे ये शुरुआत में थी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो डबलिंग का रेट है वो क्या है। डबलिंग का रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी चीज़ जो आज की तारीख में काफ़ी खुल के आ रही है कि वो जो कारण होते हैं ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करने वाले, जो शायद प्लानिंग के अंदर नहीं आ पाते, वो कारण जो शायद कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड होते हैं, सोशल डिमांड से रिलेटेड होते हैं, वो धीरे धीरे करके आपके सामने बड़ी मात्रा में निकल के आ रहे हैं। अब वो डिमांड जो है धीरे धीरे करके आगे आ रही हैं आपके ट्रेड सेक्टर के अंदर भी। जैसे अगर आप कल का उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने टीवी पे दिया था कि 1 महीने का कलेक्शन 1000 करोड़, हमें तनख्वाह देने के लिए भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस में चल रही हैं। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास आज सारी गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन के जरिए हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास कैपेसिटी बिल्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम है हर स्टेट में, जहाँ पे कि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेजर करने के लिए और इसे मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव कदम उठा पा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी कुछ मात्रा में टेस्टिंग किट आ चुकी हैं जिस टेस्टिंग किट के जरिए हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बेड कैपेसिटी भी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है।
हमने हर बेड कैपेसिटी के साथ एनफ नंबर ऑफ इक्विपमेंट और एनफ नंबर ऑफ स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पे रेडी टू यूज मुहैया कर रखे हैं। हमारी R&D विंग ने कुछ नई चीजें निकाल के लाई हैं, जो कि ऐसी नई बीमारी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 100% फुल्ली टेस्टेड नहीं हो सकती, लेकिन वो कई चीजें डायग्नोस्टिक में भी निकल के आई हैं, ड्रग्स के अंदर भी निकल के आई हैं, और मेरे ख्याल से कई जगह जो हाई डिपेंडेंस वार्ड के अंदर और वेंटिलेटरी मैनेजमेंट है उनके अंदर भी निकल के आई हैं। तो ये सब अपने आप में एक अच्छी चीज है। और एज पर द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मेजर गलती करे हैं। हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम अच्छी गति से जा रहे हैं, एंड होपफुली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल ग्रेजुअली स्टार्ट coming down as far as the number of cases, almost in the same way जैसा केरला में हुआ, जैसा लेकिन नंबर आप ये करें कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट नंबर्स पर देख रहा है। अलग अलग राज्यों में भले ही कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़े हों, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन को समझें तो वो कंट्रोल में आई है लॉकडाउन के चलते। डॉक्टर सौरभ, मैं अगर मेडिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से समझूं, लॉकडाउन का जो मकसद था वो पूरा होता दिख रहा है। हम थर्ड फेज में जाने की तैयारी कर चुके हैं नई गाइडलाइंस के साथ, लेकिन यहाँ पर जो जोन की कैटेगरी बांटी गई है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या चिंता है, या एक बेटर मैं कहूँ कि रास्ता है जिसको हमने लॉकडाउन 3 में अपनाने की कोशिश करने जा रहे हैं? जो लॉकडाउन 3 है, इसमें जो जोनल डिवीजन किया गया है वो एक हद तक काफी जरूरी भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो संक्रमण के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज the restrictions are also there even in green zones, which are important. So I think this gradual relieving of lockdown is important to keep mental health of the people also, rather than only looking at the infection control. Infection control is getting better. log jagruk ho gaye hain, hospital prepare ho gaye hain, families are ready to accept that lockdown is going to be extended for a little long also. तो लोग इस चीज को मान रहे हैं कि हमें लॉकडाउन हो रहा है, हमें घर में रहना है, हमें ट्रेवल नहीं करना है। तो ये जो सरकार की नीति है ये काफी अच्छी साबित होगी। सर, लेकिन एक चीज कुछ जानकार, कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े रहे हैं कि लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा मकसद उनकी नजर में था वो ये था कि जब लॉकडाउन को फेज वाइज हम खुलने की तरफ, यानी कि रेड, ग्रीन और जो ऑरेंज जोन की हम थर्ड लॉकडाउन में जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम मिल जाता चाहिए था ताकि जो स्वास्थ्य सर्विसेज हैं वो अपने आप को तैयार कर लें अगर इसका संक्रमण ज्यादा होता है। इस समय का फायदा हमारी स्वास्थ्य सर्विसेज ने कैसे उठाया है, और जब मार्च 21 के बाद हमने देखा था और आज के दौर में कितना ज्यादा मैं कहूँ कि हमने तैयारी जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अगर मैं कहूं कि स्वास्थ्य सर्विसेज बहुत इम्प्रूव हो गई है, आज से 1-1.5 महीना पहले देखें और आज देखें, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूं, हमारा हॉस्पिटल आज के समय पूरी तरह कोरोना से लड़ने में सक्षम है। हमारे यहाँ कुछ वार्ड बना दिए गए हैं, बेड बना दिए गए हैं, डॉक्टरों की टीमें अलग कर दी गई हैं, PPE किट्स इनफ नंबर में प्रोक्योर कर ली गई है, N95 मास्क, पेशेंट्स की सेग्रीगेशन, ये सब कर दिया गया है हॉस्पिटल में, बिकॉज टाइम मिला है। और ये सब पूरे देश में हो रहा है। अगर आप पिछले 1.5 महीने में देखें तो पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग सिर्फ इसी में लगा हुआ है। अगर हम देखें, हमारा जो डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो गई है। पहले क्या था कि बहुत सारे हॉस्पिटल है जहां वेंटिलेटर नहीं है, जहां ऐसे मरीज आते ही नहीं है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। उन अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया करा दी गई है। ओके, जैन सर, जो सौरभ से समझना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो नुकसान दिखा या मैं कहूं कि इम्पैक्ट, वो इकोनॉमी को लेकर है। और ये साफ है, इसीलिए शायद दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन नहीं अपनाया और हमने देखा कि वहां नंबर्स लाखों में पहुंच चुके हैं। हमारे देश में अब जबकि हम थर्ड लॉकडाउन में जा रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में जो हमने कुछ रियायतें दी हैं उद्योगों को, 21 मार्च के बाद अगर आज के सफर को देखें जैन सर, तो ये जो रियायतें हैं ये कितनी जरूरी दिख रही हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या इनिशियल मैं कहूँ स्टार्ट करने के लिए?
ये बात आपने सही कहा कि सबसे बड़ा प्रभाव इसका जो पड़ा है वो आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा है, और सरकार ने कई कदम इस दिशा में उठाए हैं जिससे कि ये तकलीफें जो हैं वो कम हो। एकदम से तो उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे अति लघु और मध्यम उद्योग हैं, MSMEs हैं, उनको बहुत बड़ा चोट पहुंचा है, क्योंकि उनके पास वित्तीय संस्थान का अभाव रहता है, उनके पास क्रेडिट की दिक्कत है, उनके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसे मीट करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो यहाँ काम करते हैं वो काफ़ी हद तक माइग्रेंट लेबर है। तो ये सारे जो पहलू हैं उनमें उनका प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ा है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि एक तो वित्तीय सहायता उन्हें उपलब्ध कराया जाए, 3 महीने का मॉरेटोरियम जो ऋण पर वो सरकार ने घोषणा कर दी है। दूसरी बात है कि 10% अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल पर उन्हें क्रेडिट दिया जाए, इसकी भी व्यवस्था हो गई है। एक इसमें परेशानी जो आ रही है वो है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें उन्हें जो उनसे जो अपेक्षित था कि वो ऋण मुहैया करेंगे और अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएंगे, वो जो हमारी आशा थी उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। तो रिस्क एवर्शन और रिस्क के मामले में ये कुछ और कदम शायद उठाने पड़ेंगे सरकार को, और स्टेट बैंक और कई अन्य बैंकों ने ऐसा सुना है मैंने, उन्होंने कहा है कि जो अतिरिक्त ऋण मुहैया किया जाएगा MSMEs को, उसमें सरकार अपनी क्रेडिट गारंटी दे 100%। तो ये विचाराधीन है, और सरकार आने वाले दिनों में एक सेकंड स्टिमुलस पैकेज का भी ऐलान करेगी, ऐसा अनुमान है। पहले स्टिमुलस पैकेज में 1,70,000 करोड़ का जो अनाउंस किया गया था, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए काफ़ी राहत मिली है, और अब उद्योग जो बंद पड़े थे उन्हें चालू करने पर सरकार विचार कर रही है और कदम उठा। और इस कड़ी में अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ का ऐलान किया है जो NBFCs को जाएगा, जिसमें से 25,000 करोड़ छोटे NBFCs को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जाएगा, और 50,000 करोड़ जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें आपके सिडबी है, नेबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इनके लिए रीफाइनेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये सारे कदम पर्याप्त हैं कि नहीं, ये विचार का विषय है। सरकार सोच रही है कि इस पर और बढ़ाया जाए और सहूलियत पहुंचाई जाए। श्रीवास्तव सर, अब एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि लॉकडाउन के कई सारे मकसद थे, कुछ मकसद को हमने पूरा कर लिया। एक और जो फील्ड था वो कहा जाता है कि मेडिकल तौर पर कि हम इस रोग को रोकने के लिए वैक्सीन या फिर जो इसकी दवाइयां या फिर जो सेटअप की जरूरत थी कंट्री में, किस तरीके से आप देखते हैं कि इस लॉकडाउन 2 तक और जब 3rd लॉकडाउन में हम जा चुके हैं, यहाँ पर क्या प्रोग्रेस मेडिसिन के लिहाज से या फिर जो खोज या इसकी रिसर्च चल रही थी उस दिशा में कितनी कामयाबी हमारे देश में या फिर दुनिया में दिखती है? देखिए, 45 दिन अगर किसी सिचुएशन को, किसी नई बीमारी को हो चुके हैं जिसके बारे में हमें 45 दिन पहले कुछ नहीं पता था, ना तो उसकी एपिडेमियोलॉजी पता थी, ना ही उसकी डायग्नोस्टिक टूल पता थे, ना ही उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पता था, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें आज हम कहाँ पे हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास आज की तारीख में करीब 40 से 45% एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल इस बीमारी का, इस वायरस का क्लियर हो गया है। करीब कितना इंक्यूबेशन पीरियड होगा, कितने टाइम पे सिम्टम आएंगे, क्या फर्टिलिटी रेट है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिकल एक्सरसाइज में आ जाती है। तो ये मैं कहूँगा 50% हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल इस वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी की आ चुकी है। अब दूसरा रहा कि इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर, तो
तो इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर के अंदर भी हमारे पास करीबन 60 या 70% के करीब आ चुका है, जिसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। उसको कैसे लागू किया जाए, उसके लिए क्या गवर्नमेंट की एडवाइजरी जरूरी है, कैसे सेंट्रल स्टेट पार्टिसिपेशन जरूरी है, ये भी हमारे पास आ चुका है। तीसरा कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द रेस्पॉन्स, नेचुरली रेस्पॉन्स उनकी जहाँ पे कि पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल की। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम देखें तो हमारे पास जितने सेंटर थे 41 दिन पहले, उससे तकरीबन 10 गुने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और वो सेंटर्स जो है वो हर तरीके का काम कर रहे हैं, स्क्रीन भी कर रहे हैं, वो उसके साथ क्वारंटीन भी कर रहे हैं, वो उसके साथ आइसोलेशन में भी डाल रहे हैं, वो उनको ओपीडी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा सिक होते हैं तो उनको वो हॉस्पिटलाइज भी कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है कि हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट, क्योंकि मॉर्टेलिटी वहीं होती है, मरते वहीं पे। अब एक बड़ी अजीब सी चीज होती है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसका काज हमें ठीक से नहीं पता, जैसे एक चीज कही जाती थी निमोनिया कर देता है, निमोनिया का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद ये पता चला कि नहीं, ये एक तरीके की एंडोथेलियल डैमेज करता है, जिसको साइटोकाइनिन स्ट्रोम होता है, और इसकी वजह से इसके अंदर एक तरीके के थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना होता है। तो ये दूसरे तरीके की थ्योरी आई, इसकी दूसरी। तो ये प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश हो रही है और उस प्रोटोकॉल को एस्टेब्लिश होने में समय लगेगा। नेक्स्ट चीज आती है डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल में हमारे पे स्टैंडर्ड टूल था, वो हमने उसकी कैपेसिटी काफी कुछ ऑगमेंट कर लिए कंट्री की नीड। लेकिन दूसरा होता है कि आप कितने सेफ है सर्विलेंस सिस्टम से जरिए देखने में, एंटीबॉडी टाइटर देखने का, तो वो भी हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड काफी 4 मेरे ख्याल से 11 ऐसे डायग्नोस्टिक रैपिड डायग्नोस्टिक किट जो है आ गई है, बनाई जा चुकी हैं बाहर से और हिंदुस्तान में। एंड देन कम्स डाउन द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी हमारे पास 3 मेडिसिन आज की तारीख में जिसकी स्टडीज चल रही हैं, वो तीनों मेडिसिन जैसे आपकी ये क्या कहते हैं, ये क्लोरोक्विन वाले ग्रुप की है और एंटी रेट्रोवायरल वाले ग्रुप की है, और अभी प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर चल रही सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे करके स्टैंडर्डाइज हो रही है। लेकिन ये समय लगाएंगी, किस पेशेंट में किस इंडिकेशन में कौन सी दवा यूज करनी है, उसका प्रिवेंटिव रोल क्या है, उसका क्यूरेटिव रोल क्या है। और इसी तरीके से वेंटिलेटरी मैनेजमेंट का, कि किस पेशेंट को वेंटिलेशन पे डालना है, किस पेशेंट को हमें वेंटिलेशन पे नहीं डालना है, सिर्फ ऑक्सीजन से ट्रीट करना है, ये सारी चीजें बिल्टअप हो गई। अब इन बिल्टअप को अगर हम वैक्सीन से जोड़ें, अल्टीमेट चीज है, तो 2 कंपनी हिंदुस्तान के अंदर काफी आगे चल रही है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट पूना का। अब वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ मिल करके उन्होंने जो अपनी कैपेसिटी दर्शाई थी, जो रिजर्व कैपेसिटी है, वो काफी अधिक थी, मेरे ख्याल से 300 to 400 मिलियन डोजेज उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी हम बिल्टअप करेंगे। अब ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के जब ये कैपेसिटी बिल्टअप करेंगे, नेचुरली पहले ऑक्सफोर्ड का सिस्टम से क्लियरेंस आएगा, ये इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम है इसको बल्क में प्रोड्यूस करना। तो जब बेस लाइन बन के आएगा तो बल्क बनेगा, तब यहाँ प्रोड्यूस होगा। फिर इन्हें एक ब्रिज स्टडी करनी पड़ेगी जिसमें 1000 पेशेंट की का कुछ लिमिटेड नंबर की ब्रिज स्टडी इंडिया का DCGI जो है वो इन्हें करवाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कंपनी की दवा इतनी भी तेजी से चलाए, इस साल के आखिर तक या अगले साल के मिडिल तक आएगी। दूसरा आपका जो है एक और कंपनी है भारत बायोटेक वाली, उसका भी US वाले के साथ टाई अप चल रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। तो हम वैक्सीन की दिशा में भी चल रहे हैं, दवाई की दिशा में भी चल रहे हैं, डायग्नोस्टिक की भी दिशा में चल रहे हैं, और पब्लिक हेल्थ मेजर की दिशा में भी। एक चीज सर आगे जी, जो थर्ड लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि जोन का डिवीजन अलग अलग जिलों के लिहाज से किया गया है, ये जो कदम है ये कितना महत्वपूर्ण दिख रहा है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है? देखिए, जब हम ये इनको अपनी संख्या के आधार पे कितने एक्टिव केसेस वहाँ पे हैं उसके आधार पर उनको विभाजित करते हैं। तो भारत सरकार ने 3 मेजर गाइडलाइन लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि कितने नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे प्रतिदिन ऐड हो रहे हैं। तो एक तरीके की वार फुटिंग पे की जाने वाली कंटेनमेंट एक्सरसाइज है, और कंटेनमेंट एक्सरसाइज की सक्सेस डिपेंड करती है
कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इसके अंदर जो है वो बाहर ना जा सके और बाहर जो है वो अंदर ना जा सके। अगर सिस्टम जो है, जो मेडिकल सिस्टम कम और जो पुलिसिंग सिस्टम और सरकारी सिस्टम ज्यादा है और पब्लिक पार्टिसिपेशन जिसके अंदर शायद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो अच्छी प्रकार से लागू किया जा सके तो ये एक बहुत सक्सेसफुल चीज होगी। और दूसरा, अगर वो नहीं सही पूर्वक लागू किया जा सकता किसी भी वजह से, तो फिर ये जो है ना एक तरीके की चेन रिएक्शन पैदा कर देती है। हमें बांध दिया गया, हम इसके अंदर बन गए, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें निकल भागना है, तो ये मैसेज जो होता है ना बड़ी तेजी से वायरल होता है। और ये मैसेज जब वायरल होता है तो उसके साथ साथ बीमारी भी तेजी से बाहर भागना शुरू करती है। इस जोनिंग के जो एडवांटेज है वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, और जो सक्सेस और या फेलियर जो हो रही है, जो लार्जली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से अगर हम इसे मेजर करें तो हम ये नहीं कह सकते कि सब जगह बहुत अच्छा है। कुछ जगह बहुत अच्छा है, कुछ जगह नहीं अच्छा है। अगर हम महाराष्ट्र की एग्जाम्पल लेके देखें या गुजरात की एग्जाम्पल लेके देखें, तो आज के टोटल लोड के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन वहीं से आ रहा है। बिल्कुल, ये चीजें है, ये समय ही बताएगा इसके बारे में। डॉक्टर सौरभ, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि रेड जोन और ऑरेंज जोन का जो कैटेगराइजेशन किया गया है इस वक्त में नई गाइडलाइंस में लॉकडाउन 3 के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए खास तौर पर मैं कहूं कि अगर आप लोगों के लिए समझा जाए, ये दोनों जो जोन हैं, ये चैलेंज कितना बड़ा है। और कुछ राज्यों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा संख्या है रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स की, वहां पर क्या खास हिदायत आपको लगता है जो पिछले 2 लॉकडाउन में हमने नहीं अपनाई है, यहाँ पर ज्यादा करने की जरूरत है? तो जो प्रॉब्लम इन दोनों जोन्स में आई है पिछले लॉकडाउन में, वो मेजर इशू अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग ही रहा है। शायद पब्लिक ये समझ नहीं पाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम केरल का एग्जांपल देखें, वहां पे जब भारतीय सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग किया, वहां के लोगों ने बड़ी जल्दी समझा और बहुत जल्दी कंटेनमेंट किया। पर कुछ राज्य ऐसे थे, जैसे हम देखें महाराष्ट्र या फिर थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी डिले हुआ, तो इन राज्यों में जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो नहीं मेंटेन हुई, और कुछ और भी कारण रहे जिसकी वजह से क्लस्टर्स ऑफ केसेस बने। उन क्लस्टर का सरकार ने काफी अच्छी तरीके से निदान किया, उनको आइसोलेट किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, लेकिन शायद इस सब में थोड़ा डिले था एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो अभी भी जो रेड जोन है या ऑरेंज जोन है, दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव अगर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया, कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग कैन इम्प्रूव। क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल वर्कर या हॉस्पिटल का या डॉक्टर का या नर्स का काम नहीं है। वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम वर्सनिंग। इट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन फ्रॉम पुलिस, पार्टिसिपेशन फ्रॉम पॉलिसीज दैट थिंग्स हैव टू इम्प्रूव। सिर्फ डॉक्टर या नर्स उसमें हेल्प ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हमारी तरफ से जो मेजर चैलेंज है कि इन राज्यों में हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेटर कर पाए, जिन लोगों को हमें बीमारी पता चल पा रही है उनको आइसोलेट या क्वारंटीन कर पाए, भले ही वो घर में करें या उनके लक्षणों के आधार पर अस्पताल में करें। पर आइसोलेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। पर ये सब तभी हो पाएगा जबकि पब्लिक पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगा। जैन सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कई देशों के जो मैं कहूं कि लीडर्स हैं, उनकी ओर से बयान इस तरीके से आया कि लॉकडाउन और इकोनॉमी दोनों को साथ ले चलना असंभव है, नामुमकिन है। हमारे देश में सरकार का प्रयास जो लॉकडाउन 3 के मैं कहूँ गाइडलाइंस में जो रियायत है उसमें ऐसा दिखता है कि दोनों को साथ आगे बढ़ाने के प्रयास करने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही साफ तौर पर। ये चैलेंज कितना बड़ा है और यहाँ पर क्या 2-3-4 खास फैक्टर आपको लगता है जो कि फोकस करने होंगे स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंटर को भी? सबसे पहली बात है कि इसमें जो प्रभावित हुए हैं सबसे बुरी तरह से जो प्रक्षेत्र, जैसे आपके टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो अब रेस्टोरेंट्स जैसे अब हम लोग तुरंत खोल नहीं पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ शायद हमारा मेंटेन नहीं हो पाए और रोग ज़्यादा फैले, तो वो तुरंत नहीं शुरू हो पाएगा। उसमें लगभग हमारे 70-80 लाख लोग काम करते हैं उस सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इसका एक बड़ा प्रभाव रहेगा। दूसरी बात है, अगर आप देखें मॉल्स हैं हमारे, जैसे काफ़ी बिक्री होती है सामानों की मॉल्स के माध्यम से, मॉल्स हम शायद तुरंत ना खोलें। मार्केट कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े जो हैं, जो इंडोर्स हैं, उनको नहीं खोल पाए।
सिनेमा हॉल्स को नहीं खोल पाए, अन्य प्रकार के जो मनोरंजन के बड़े बड़े जो एंटिटीज हैं उनको नहीं खोल पाए, तो इनमें तो नुकसान होगा। अब आए हम कि मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो कृषि का हमारा जो उत्पादन है उसे हमने कोशिश की है कि वो बरकरार रहे, वो आगे बढ़ता रहे। और इस बार का जो रबी फसल है वो बहुत बढ़िया हुआ है, प्रोक्योरमेंट भी जारी है बहुत सारे राज्यों में। खरीफ की बात है उसमें सरकार कदम उठा रही है, वो भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक जो अनुमान है मॉनसून का वो अच्छा है। तो मैन्युफैक्चरिंग पर अगर आप आए, वहां पे आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका सप्लाई चेन बरकरार रखना पड़ेगा। अगर स्टेट बाउंड्रीज में उनको किसी प्रकार की बाधा पहुंचेगी आवागमन में तो दिक्कत है। तो इसको भी केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी प्रकार का रोक टोक नहीं। दूसरा है आपके जो प्रवासी श्रमिक है वो जो जा करके फिर से काम शुरू करेंगे, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सौरभ मिश्रा भी बताएंगे कि अभी जो मापदंड लगाया गया है कि 33% सिर्फ आप उनको श्रमिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और परिसर में ही उनके ठहरने की व्यवस्था होगी वगैरह वगैरह, तो ये शायद व्यवहारिक नहीं हो पाए। इसके लिए कुछ और आगे सोचना पड़ेगा किस तरह से इसको व्यवहारिक रूप से हम कार्यान्वित कर सकें। और अंतिम बात जो पहले भी मैंने कहा है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराने के बारे में, कुछ सहायता पहुंचाने के बारे में, और कुछ दिन ऋण जो है तो मॉरेटोरियम के रूप में उसको देना पड़ेगा। और फिक्स चार्जेस जैसे हैं, छोटे उद्योग हैं उन पर इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस लगते हैं, उनको माफ शायद करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा पैकेज खासकर एमएसएमईज के लिए सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि तीसरे लॉकडाउन के दरमियान ये इसकी घोषणा होगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जब हम इस वक्त लॉकडाउन 3 में प्रवेश कर चुके हैं और देश में जो 3 जोन की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 130 जिले रेड जोन में है, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में हैं, यानी कुल मिलाकर 733 जिलों में से सिर्फ 319 जिले हैं जहां पर तमाम कामधाम पुराने ढर्रे यानी कि 21 मार्च से पहले की जो स्थिति थी वो बहाल हो गई है। लेकिन चैलेंज रेड और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने का है और इसमें देखना है कि अगले 2 हफ्ते